औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज बारिश हुई। बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल क्या रही, उस पर बात क्या हुई। सही मानों में जितने लोग अब तक ये बात कर रहे हैं कि जी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का फॉर्मूला जो है वो कामयाब रहा या नाकाम रहा, इस पर अपोजिशन जमातों की क्या राय है। और अगर मैं सही मानों में एक रिवायती गुफ्तगू ही करता चलूं तो अपोजिशन जमातों का काम तनकीद है और अपोजिशन जमातों की जानिब से इस मामले पर भी तनकीद ही की जाएगी। लेकिन यहां पर कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जी अगर सही मानों में कारकर्दगी माजी की निस्बत बेहतर रही तो दोनों डुगडुगियां हाथ में पकड़कर आप ये बात कर सकते हैं कि अच्छे कामों की डुगडुगी ना बजाई जाए और बुरे कामों का ढोल पीटा जाता रहे, तो ये जो दूसरी डुगडुगी हाथ में पकड़ी हुई है ये कमजोर हो जाएगी। अगर सही मानों में कहीं अच्छा काम हुआ है तो सियासी जमातें सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए उसको अप्रिशिएट करें। ये मुतालिबात हुकूमती हलकों से भी आ रहे हैं और यही मुतालिबात अवाम की जानिब से भी किए जा रहे हैं कि जहां बुरा है उसको बुरा कहा जाए, जहां अच्छा है वहां पर उसकी तारीफ भी कर दी जाए। लेकिन यहां पर सारी सूरत हाल घूम फिरकर यहां आ जाएगी कि अगर सही मानों में कराची में आज मूसलाधार बारिशें हुई तो कराची के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसका मवाजना कर लें माजी से तो वो सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ रही, इस पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं महफूज यार खान एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया महफूज भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, आज क्या कहना पसंद करेंगे सर, क्योंकि सूरत हाल आपकी नजर में कैसी रही मैं जानना जरूर चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बेनतहा शुक्रिया कि आपने आज कराची की सूरत हाल के सिलसिले में जो मालूमात हासिल कर रहे हैं। कराची की सूरत हाल तो जूं की तू है जी। पिछले साल ज्यादा बारिश हुई थी, लिहाजा पूरा डिफेंस, क्लिफ्टन, ब्याख्ताबाद और शहर के दीगर इलाके डूबे हुए थे। इस दफा गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची और शारा फैसल वगैरह डूबा हुआ है जी। देखिए, ये बारिश जो है वो एक फ्लो पे होती है और चंद घंटे के बाद ये पानी खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है और समंदर में चला जाता है। इसमें कोई हुकूमत हो वो कोई ऐसा कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकती है कि उसने पानी निकाल दिया। ये पानी खुद अपना रास्ता बनाकर 3 से 4 घंटे में साफ हो जाता है। तो अगर कोई ये कहे कि ये फला हुकूमत का कारनामा था, तो नहीं। कारनामा ये होगा कि जो पानी गलियों में जमा है जी, जो याफ्ताबाद की गलियों में पानी जमा है, गुलिस्तान जौहर के मैदानों में और गलियों में जमा है, न्यू कराची और नॉर्थ कराची में जमा है, उस पानी की निकासी अगर होगी वो पंप के जरिए होती है। वैसे ये पानी फ्लो में जाता नहीं है। लेकिन महफूज भाई आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है सर कि अगर पानी साफ हो जाए तो वो उसने अपना रास्ता खुद बनाया है, लेकिन अगर पानी खड़ा हो तो इसमें हुकूमत की नाअहली है, नाकिस पॉलिसी है या नाकिस कारकर्दगी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, ये इसलिए है कि पिछली दफा पूरा डिफेंस और क्लिफ्टन डूब गया था जी। इन्होंने जो भी नाले नालियां थी और शहर में जो नाले थे, 42 नाले तो शहर में म्युनिसिपैलिटी के जेर असर आते हैं। सही। उसमें से 3 नालों का सफाई का काम एनसीएलसी ने लिया था। वो आज जो हमने खबरें देख रहे हैं उसमें कचरा जमा था। वो ना तो 3 नाले हमारे वफाक की हुकूमत की तरफ से साफ हुए और ना 42 नाले हमारी जो म्युनिसिपैलिटियां हैं उनकी तरफ से साफ हुए। अगर ये नाले साफ होते तो पानी कहीं नहीं ठहरता और अपना रास्ता बना लेता। अपना रास्ता वो पानी बनाता है जो सड़क से ऊपर 1-1, 1.5 फीट आ जाता है, वो रवा रहता है और जाकर समंदर में गिर जाता है। तो इसमें नाअहली जो भी हुक्मरान होता है उसकी होती है, इसलिए कि उसकी दस्तरस से बाहर है चीजें। तो महफूज भाई एक जाती सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा सर, आप निकले थे कि आज बारिश एंजॉय करने के लिए, आपको सूरत हाल कैसी दिखाई दी? सर, हम तो गए थे। अच्छा। और हमने अपना जो हल्का है डिफेंस का वार्ड 5 जी जो फेज 8 और फेज 6 पर मुश्तमिल है, और मेरा बेटा जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है एमपीएम के टिकट पर, जी, उसके साथ हम गाड़ी में रस्सी उस्सी डाल के भी गए थे। कोई गाड़ी उड़ी फंसी हो तो निकाल दें। लोगों को नमाज के वक्त तो गाड़ी पे बिठाकर जो पैदल चल रहे थे उनको मस्जिद तक भी छोड़ने की कोशिश की। गलियों में पानी भरा हुआ है
अच्छा, मेन रोडों पर अब कम है। या तो आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसको आपने जो है वो उसकी मंजिल मकसूद पर पहुंचाया हो अपनी गाड़ी में बैठाकर? मस्जिद तक पहुंचाया। अच्छा, मस्जिद तक आपने पहुंचाया। ऐसे लोग आपको मिले रास्ते के अंदर जो कि फंसे हुए थे? नहीं, फंसे हुए तो नहीं थे, नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो उनको गाड़ी पे चढ़ा लिया, कभी इस पे बैठ के चले। अभी तक हमें कोई ऐसा बंदा ना तो किसी की कॉल आई है, अच्छा, और ना किसी ने, हम मौजूद हैं, हमारा टेलीफोन नंबर भी गर्दिश में है कि किसी को किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कारकुनान अवेलेबल हैं, हम आपकी मदद करेंगे। चलें ठीक है, मुत्तहदा के कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन यहां पर एक और सियासी जमात भी ऐसी मौजूद है जो कि सही मानों में मुत्तहदा समेत यहां के तमाम स्टेक होल्डर्स पर तनकीद करते हैं, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आया कि जो कारकर्दगी है वो बेहतर नहीं है, हमेशा जो है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की जाती है। मेरे साथ पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा डॉक्टर सफान मलिक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला क्या कहेंगे सर, कुछ बेहतरी दिखाई दी? क्योंकि महफूज भाई ये बात कर रहे हैं कि नहीं सूरत हाल अच्छी नहीं है, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से सर टापोटाप जो है वो डिफेंस पहुंचा हूं, लेकिन मुझे सूरत हाल कदरे बेहतर दिखाई दी। जी जी, डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, बहुत थोड़ी सी बारिश में ये तमाम इलाके घेरे आब आ गए और यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। अच्छा, अब अगर ईयर की बारिश उठाकर देखें और आज की बारिश उठा, तो आप यकीन माने हमारे हालात में कुछ भी फर्क नहीं है। हम तब भी उसी तरह कराची के लोग जलीलो रुस्वा हो रहे थे, इनकी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंच रहा था, इनकी चीजें खराब हो रही थी, का नुकसान नहीं उठाया, और आज भी हम उसी हालात पर खड़े हैं। भाई ये अब कराची के लोगों को सोचना है, इस पर फैसला करना है, क्या इन्हीं हालात के साथ चीजों को चलते रहने देना है, क्या अपने बेहतर कल के लिए हमें बाकिरदार लोगों को इंजेक्ट करना है। जब हमारे हाथ में ये शहर था तो दुनिया के 10 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में ये शुमार था, और आज 10,242 अरब रुपए खर्च होने के बाद भी सिंध इंसानों के रहने की बदतरीन जगह बन चुकी है। लेकिन डॉक्टर साहब सही मानों में जो आप बात कर रहे हैं, सर देखिए, जो सूरत हाल की आप बात कर रहे हैं कि आज भी कराची के लोग जो है वो जलीलो ख्वार हो गए, लेकिन सर ऐसी सूरत हाल जो है वो मुझे दिखाई नहीं दी। सर अगर सही मानों में ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अगर ऐसा कोई मसला हो रहा होता तो सोशल मीडिया, ये मीडिया के ऊपर वबाल खड़ा हुआ होता कि भाई जी ये सूरत हाल हो चुकी है और अब आप जो है वो समंदर शाहराए फैसल से निकल के दिखा दें। ये सूरत हाल तो आज नहीं दिखाई दी। सर अली भाई, आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमें चीज कंट्रास्ट में समझना पड़ेगा कि आज ये होने वाली बारिश सिर्फ 10 से 12 मिनट थी जी, जिसको हम इस तरह नहीं संभाल सके। तो खाकम बदहन अगर हम बारिश अपने असल रूप से होती तो क्या ये शहर डूब नहीं जाता आज? तो क्या हम ये बोनस पीरियड पे चल रहे हैं? क्या हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमो करम पे ही चलते रहेंगे, या हमारी अपनी स्ट्रेटेजी भी होगी? क्या हमारे इलेक्टेड लोग, ये सो कॉल्ड सिलेक्टेड लोग भी ग्राउंड पर मौजूद होंगे? तो इस तरह अली भाई बात चल नहीं सकती, मामला आगे बढ़ नहीं सकते। चले महफूज यार खान साहब से पूछ लेते हैं। महफूज साहब, क्या लगता है सर, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही आसरा है कराची वालों को, और किसी की तरफ तो वो देखते ही नहीं है? जो 95% कराची के अवाम देते हैं वो कराची पे नहीं लगता है, सही मरकज को जाता है वो वापस नहीं भेजते हैं। 162 अरब का जो प्लान किया गया था उसमें से भी कुछ आई है। कराची के डेवलपमेंट का काम में ना तो वफाकी हुकूमत दिलचस्पी लेती है, ना सूबाई हुकूमत लेती है। अब हम चूंकि इस शहर से मुंतखब होते रहे थे, इस दफा हमें सेटबैक हुआ है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सेटबैक को खत्म करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में काम करें, ताकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो शहर को अपना शहर समझती है, यहाँ के रहने वाले ख्वाह वो सिंधी हो, पंजाबी हो, मुहाजिर हो, बलोची हो या काठियावाड़ी हो, मलवाड़ी हो, वो सब इस शहर के हैं, इस शहर के मकीन हैं। उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। इस शहर की हिफाजत करेंगे, इस शहर की तामीर और तरक्की में चलेंगे तो आम आदमी को सुकून मिलेगा। लेकिन लॉकडाउन कर कर आपने जो ताजिरों को उकसा दिया है, जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने, उनका कोई हाल पूछने वाला नहीं है, उनसे कोई नेगोशिएशन करने वाला नहीं है। जब शहर के ताजिर एहतजाज को उतर आए तो आप ये समझ लें कि शहर में हालात खराब हैं।
रोजगार के मौके कम से कम है, चीजों में महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान है और नानो शबीना को मोहताज हो रहा है। लेकिन रोजगार महफूज की भाई, जराए कम है। सर जो आप जो इस वक्त चीज कर रहे हैं ना सर, इसको मैं मरसिया खानी कहता हूं सर, मरसिया पढ़ रहे हैं सर। आप सही मानों में वो सियासी जमात हैं जिनको कराची वालों ने एक हद तक अपनी पलकों पर बैठा के रखा है सर। आज आप लोग विफाक में 2 सीटें लेके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का शिकवा बनता है। ये मैं सही नहीं समझता सर। आप लोगों को तो सही मानों में यह जवाब देना चाहिए था कि अगर सूरत हाल ऐसी है तो क्यों है, और उसको हल करने के लिए क्या इकदाम कर रही है मौजूदा हुकूमत। अब मौजूदा हुकूमत ने तो जो इकदाम किए आज आपके सामने आ गए। नाइजी बाल कितने जिजमान जी मूटे मांडे सब सामने आ जाएंगे। अच्छा। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर कोई हो, ब्यूरोक्रेट हो या सियासतदान हो या इलेक्टेड हो, अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत सिंध को ये चाहिए कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को और बल्दिया कराची को वसाइल दे, इनका अपने सिस्टम से दुरुस्त करे, इनके फायर ब्रिगेड के सिस्टम को अप टू डेट करे, शहर में अच्छी बसें चलाए, रोड साफ सुथरे रखे, तो कुछ बेहतरी के असबाब नजर आएंगे। लेकिन वो सड़कें जो अभी बारिश जब खत्म हो जाएगी जगह जगह गड्ढे नजर आ जाएंगे, इनके फौरी अगर पेमेंट कारी हो जाती है जी। तो हम समझेंगे कोई काम हुआ। चले ठीक है डॉक्टर साहब जरा ये इनके सवाल का जवाब दीजिएगा सर। जो वो बात कर रहे हैं कि जी सही मानों में अगर मैं पूरे समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश करूं तो सर वो भी आपका ही मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर जरूरी है। सर कोई एक मुद्दा तो ऐसा उठा लें कि कराची में तमाम सियासी जमातें उस मुद्दे पर आकर बैठें कि हाँ जी डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। आप लोग आवाज उठाते हैं, मौक़िफ़ आप लोगों का एक ही होता है, एक सीधा आ जाता है, दूसरा घूम कर आता है। अली भाई, मैं इसमें ये कमेंट करना चाहूंगा कि देखिए, आप समझ लें कि आज अगर महफूज भाई ये बात कह रहे हैं ना इस प्लेटफॉर्म से बैठ के जी कि इख्तियारात का मसला है या वसाइल का मसला है, तो जरा इनसे ये पूछें कि ये इख्तियारात और वसाइल गए किस वक्त। ये इख्तियारात और वसाइल अक्टूबर 2013 में जब सिंध लोकल बॉडीज एक्ट हुआ उस वक्त गए, जब एनकेएम का गवर्नर मौजूद था, 8 वजीर मौजूद थे, उस वक्त एनकेएम पूरी कैबिनेट में एम्पावर्ड थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ इनकी शराकतदारी थी, उस वक्त इन्होंने इख्तियारात उठाकर खारिज। आज शहर लंगड़ा लूला है तो उसमें एनकेएम बराबर की हिस्सेदार है। ये आज कराची का मरसिया नहीं पढ़ सकते। आज इनको नहीं इख्तियार कराची के मसाइल बताने का, क्योंकि कराची का यही एनकेएम है जिसने इख्तियार उठा के प्लेट में सजा के जरदारी साहब के हाथ में। अब किस मुंह से ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इख्तियारात का मसला है या इसका मसला है? जिस वक्त ये सारी चीजें हो रही थी उस वक्त ये तमाम लोग चांद पे गए हुए थे। भाई यहीं पर हुई नहीं ये सारी चीजें। तो आज खुदा के वास्ते लोगों को ये मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, लोगों को समझ दे किस्म की नौसर नहीं आने। जिन लोगों ने 30-30 साल, 32 साल, 35 साल, 13 साल इख्तियारात पीपल्स पार्टी के पास रहे, वो कुछ नहीं डिलीवर कर सकी। 35 साल एमकेएम के पास रही। इस लोग किसी चीजें नहीं स्टेबल हो सकी। कराची नीड्स अ प्रॉपर जेन्युइन डिवोटेड लीडरशिप which it has in the face of सैयद मुस्तफा कमाल। यही सोल्यूशन है, यही हल है इन तमाम मसाइल का। तो डॉक्टर साहब सही, आप लोगों को सही मानों में अगर दोनों आंखों से भी आप लोग देख लें तो आप लोगों को कराची का हल खाली मुस्तफा कमाल साहब ही दिखाई देते हैं। 100% यस अली भाई, हमारी लेगेसी ये काम की। अच्छा। हमारी लेगेसी आज 300 अरब रुपए इस शहर में मुस्तफा भाई ने खर्च करे। आज हमारा मुखालिफ भी हम पे चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकता, और अगर लगाए तो साबित नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे काम लिया। अदालत में जो नैब का केस चल रहा है वो टाइम पास के लिए चल रहा है, ये भी बता देना। सॉरी, अदालत में जो केस चल रहा है, जो नैब ने रेफरेंस दायर किया है मुस्तफा कमाल साहब के लिए, वो क्या नैब के हुकाम ने ऐसी टाइम पास के लिए कर दिया है? अली भाई अब मैं कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन बस इसके बाद फिर मुझे भी नैब के एक नोटिस का इंतजार करना पड़ जाएगा। सर आपकी दाढ़ी में तिनका नहीं है, वैसे तो आपकी दाढ़ी नहीं है, लेकिन अगर आपकी दाढ़ी में तिनका नहीं है सर तो खुल के बात करें फिर। मैं खुल के बात कर देता हूँ अगर आप बहुत ज्यादा मुझे खोलें, लेकिन फिर इस प्रोग्राम के बाद आप भी खुलने के लिए तैयार रहिएगा और मेरे लिए भी कुछ रखिएगा सामान। सर एक जाने अल्लाह ले ले या बंदा ले ले, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जवाब जरा दे दें। मैं जवाब दे देता हूँ कि देखिए, आपको पता है कि नैब किस हद तक अभी की जानिबदारी या गैर जानिबदारी की क्या पोजीशन है, इससे मुझसे ज्यादा आप बेहतर वाकिफ हैं। जी। और जो चीजें चल रही हैं वो डेफिनेटली एक पॉइंट एक ऐसा चल रहा है, उस केस की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है। महफूज साहब खुद भी वकील है, वो बेहतर वो उस केस को मेरे ख्याल अगर जेन्युइनली बताना चाहे, दिल पे हाथ रख के तो बता देंगे कि वो एक जमीन अलॉटमेंट के केस से बात चल रही है जिस वक्त मेरे को इख्तियार ही नहीं था जमीन अलॉटमेंट को। है ना, रेफरेंस तो मौजूद है सर, नैब हुकाम ने ऐसे ही तो नहीं भेज दिया ना। अब आप कह रहे हैं नाकदीन भी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकते, तो सर नाकदीन क्या अदालत के अंदर खड़े हुए हैं आपके लीडर? नहीं, अदालत में मैं बता देता हूँ ना आपको, उस केस की मैं क्रक्स ऑफ द स्टोरी आपको बता देता हूँ जी। कि जमीन अलॉटमेंट केस का वो तस्करा है
और जमीन अलॉटमेंट का ना इस वक्त मेयर कराची के पास इख्तियारात थे कि वो जमीन अलॉट कर दी जाए, तो उस केस की क्या वर्थ वैल्यू है आपके सामने, आप समझदार हैं। चलें ठीक है, महफूज भाई से पूछ लेते हैं। महफूज यार खान साहब, सर उन्होंने अक्टूबर 2013 का जिक्र कर दिया है कि अगर आज बैसाखियां देने का ड्रामा ना करें। भाई बैसाखियां तो हमने हर हुकूमत को दी, लेकिन हमारी बैसाखियों का सहारा लेकर ऐवान इख्तिदार में पहुंचने वाली हुकूमत, चाहे वो नून लीग की हो या पीपुल्स पार्टी की हो जी, या आज तहरीक इंसाफ की हो, ये हमारे साथ किए हुए वायदों पे जब अमल दरामद नहीं करेंगे, MOU पे काम नहीं करेंगे, तो फिर हमें इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और अपने हुकूक, कराची के हुकूक लाने के लिए और लेने के लिए काम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर करना पड़ेगा। तो महफूज भाई ये बात आप मानते हैं सर कि बैसाखी आपने जो है वो हुकूमतों को ही दी है, आवाम को नहीं दी चलने के लिए? अवाम की सपोर्ट से तो बैसाखी बनी है। अच्छा। अगर ये सीटें भी हम ना जीत पाते तो अवाम के कंधों पे ही तो हम ऐवान इख्तिदार में जाते हैं और फिर उन अवाम के लिए बात करते हैं। आज भी हम कोटा सिस्टम में जो खामियां उनकी बात कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में जो खामियां हैं उसकी बात कर रहे हैं, सेंसिस में जिस तरीके से हमें गिना नहीं गया उसकी बात कर रहे हैं। ये तो वो मसाइल हैं जो कोर्टों में चल रहे हैं। तो सर, तीन साल के अंदर सर 3 साल के अंदर आप लोगों ने सर कोई एक मुतालिबा नहीं मनवाया। दूसरी बात, वो अक्टूबर 2013 का जिक्र कर रहे हैं, इसका भी जवाब दे दें सर कि सारी पावर्स तो आपने बाकायदा प्लेट में सजाकर जो है वो सूबाई हुकूमत को दी है, अब उस पर आवाज उठाना, ढिंढोरा पीटना बनता नहीं है सर? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना, आवाज तो हर देखिए, जिस वक्त पाँव दबेगा तो चीख निकलेगी। अच्छा। जिस वक्त जूता आएगा पाँव पे तो चीख निकलेगी। अच्छा। और इसके लिए जिस MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भरपूर अंदाज से तमाम मुतालबे दोहराती रही है, दोहराती रहेगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले हालात में ये बल्दियाती इंतखाबात भी हम जीतेंगे और कंटोनमेंट के इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह बेहतर। तो महफूज भाई, आप जूते का जिक्र कर रहे थे सर, जूता जो है वो पैर पर आ जाए तो बिल्कुल आवाज निकलती है, लेकिन जूता जब हाथ में आ जाए तो खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। सर सियासी जमातों का यही वतीरा ज्यादा नहीं रहा वैसे, बशमूल आप लोगों के? वो खामोशी इख्तियार करें जिनके सर पर है। अच्छा। ना हमारे हाथ में है ना पाँव पे है जी, हमारे ना हाथ पे है ना पाँव पर है, सर पर है। अच्छा, सर पर है, चले मानते हैं आपके सर पर है। जिन लोगों के, हमारे नहीं, जो इधर से उधर पार्टियां तब्दील करवा रहे हैं, जो लोगों को धौंस झांसी लेकर अपनी जमात में लेके आ रहे हैं, वह वो किसी भी तबके के लोग हों, इनको इस अंदाज से काम नहीं करना चाहिए। लोगों को अपने कुव्वते बाजू पे, अपनी ताकत पे यकीन रखना चाहिए, अपने मंशूर पर और अपने साथियों पर यकीन कामिल रखते हुए काम करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला फतेह नुसरत कामरानी हमारा मुकद्दर होगी। जी डॉक्टर साहब, कोई कमेंट करना चाहेंगे? सर वो कह रहे हैं कि जूता जब आएगा पैर पे तो आवाज तो निकलेगी, चीखें निकलेंगी। भाई मैं इससे अली भाई सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभी इन्होंने, महफूज भाई ने एक और जिक्र किया कि सेंसस को इन्होंने हाईलाइट किया जी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इनकी गवर्नमेंट मौजूद थी, MQM इत्तेहादी है, मुश्तरका मफादात काउंसिल में इसी सेंसस को इन्होंने अप्रूव किया। भले उसमें ड्रामाई डिसेंटिंग नोट डाला, लेकिन उसको ये रोक तब भी ना सके। यानी सर उन्होंने जो किया सर, आप उसको ड्रामा करार दे देंगे तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा ना, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। मनवा रहे हैं क्या ये वजारतें मनवा रहे हैं, ये क्या मनवा रहे हैं? क्योंकि लोगों का तो कुछ डॉक्टर बात ये आ गई ना कि चले उन्होंने इख्तिलाफी नोट ही लिखा, लेकिन कुछ किया तो सर, कुछ किया तो अगर कुछ करने को ही आप लोग जो है वो ड्रामा करार दे देंगे, किसी चीज का कोई कंक्लूजन नहीं निकलना फिर। बॉस मेरा अली भाई मेरा पॉइंट ये है कि भाई सोल्यूशन, पॉइंट ये है कि आज आप ऑपोजिशन नहीं है, आज आप गवर्नमेंट है। व्हाई आर यू साउंडिंग लाइक एन ऑपोजिशन? आप गवर्नमेंट है, आपका हल देना है, आपने सोल्यूशन बताना है। आपने एक ड्रामाई डिसेंडिंग नोट डाल के जला दिया उस सेंसस पे जिसमें कराची की 360 लाख गिना के उस पर आपने स्टैंप लगवा के उसको अप्रूव करा दिया। तो कराची के लोग और सादा नहीं है, कराची के लोग को अब आप धोखा नहीं दे सकते और हम आपको देने नहीं देंगे। चलें ठीक है, आप धोखा देने नहीं देंगे। मैं ब्रेक के बाद इस पर बिल्कुल बात करूंगा। डॉक्टर सफान मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं और महफूज यार खान एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, ब्रेक के बाद इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम। एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ महफूज यार खान एडवोकेट साहब मौजूद हैं और डॉक्टर सफान मलिक साहब मौजूद हैं। महफूज भाई की तरफ बढ़ूंगा। महफूज यार खान साहब, क्या कहेंगे सर? वो कह रहे हैं आप लोगों ने ड्रामे लगा रखे हैं सर। अगर सही मानों में सेंसस के मामले पर आप लोग आवाज उठा रहे हैं तो महज एक इख्तिलाफी नोट के ऊपर आप लोग कैसे ठंडे होकर बैठ सकते हैं सर? नहीं, ठंडे नहीं हुए। देखिए, इसमें हुआ ये था कि सेंसस से पहले ही एक पिटीशन हमने फाइल की थी। उसके बाद उसमें जो हमने चीजें उठाई थी जी, उनकी वॉलेशन हुई और सेंसस के रिजल्ट को हमने तस्लीम नहीं किया है और ना तस्लीम करेंगे। ये 3 करोड़ की आबादी है, इसमें सिर्फ मर्दों को नहीं गिना है, सिर्फ खवातीन को गिन के सेंसस कर दिया है। और जब तक सेंसस का सही रिजल्ट नहीं आएगा जी, उस वक्त तक डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होगा। तो ये तमाम चीजें सामने रखते हुए हमने जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पिटीशन लगी भी है, जी जी, उसके आपके चैनल के तवक्कुल से हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि हमारी जो अर्जेंट एप्लीकेशनें लगती हैं उनकी बुनियाद पर इसको जल्द सुना जाए। ये मुल्क का बहुत इंतहाई संगीन मसला है और सिर्फ कराची और सिंध नहीं बल्कि चारों सूबे के लोग, क्योंकि इनका जो पानी की तकसीम का इशू है, जी जी, इनका जो दीगर आपके जो मसाइल हैं उनकी तकसीम का मसला है, वो पूरा हो पाएगा, वरना नहीं होगा। चले तो हमने चले ठीक है महफूज भाई, ये बात आपकी आ गई सर। जरा मैं वो डॉक्टर सफान मलिक साहब की तरफ बढ़ूंगा। डॉक्टर साहब, क्या कहना पसंद करेंगे सर? वो तो कह रहे हैं कि हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि खाली खवातीन को गिन लिया कराची की, मर्द हजरात ने पता नहीं क्या बिगाड़ा है। अच्छा देखिए अली भाई, बात ये है कि ये जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है ना, जी जी, ये लोग हैं जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, वो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन हो नहीं सकते, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो इनकी टोन है ना, मुझे पता नहीं क्यों ये टोन मुझे एक ऑपोजिशन की टोन साउंड हो रही है। मुझे ये ऐसा इनकी बातों से, इनके अल्फाज से, इनके जज्बात से ऐसा लग नहीं रहा कि ये एक हुकूमती पार्टी है। तो मेरा ख्याल ये है और मेरी राय ये है जिस पर इनको सोचना चाहिए कि ये एक हुकूमती पार्टी है और ये हुकूमती पार्टी में होने का सबूत दें, ये बजाय मसाइल हाईलाइट करने के मसाइल के सॉल्यूशन बताएं। जब ये बता रहे हैं, चले डॉक्टर साहब, चले ठीक है, इमेजिनेशन बेस्ड एक सवाल कर लेता हूं ना सर। अगर फर्ज कर लें सर, फर्ज कर लें कि पाक सरजमीन पार्टी उस जगह पर मौजूद होती जहां आज एमकेएम खड़ी हुई है सर, तो पाक सरजमीन पार्टी क्या करती सर? उनके पास कौन सा जो है वो अलादीन का चिराग था? देखिए, पाक सरजमीन पार्टी, ये बड़ा आपका अच्छा वैलिड क्वेश्चन है। पाक सरजमीन पार्टी ये करती कि पाक सरजमीन पार्टी के कॉलो फेल में कोई आज की दिन तक तजाद नहीं है। जो हक होता उस पर पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफा कमाल भाई खड़े होते। जब आज 5 साल के अंदर भी 2016 में जो हमने बातें कही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन एक एक अल्फाज को साबित किया, दुनिया को दिखाया कि जो हमारी बातें, और किसी भी एक पॉइंट से आप हमारे उठाकर देख लें, हमारी हिस्ट्री आप उठाकर देख लें, एक भी अल्फाज से हमारे रद्दो बदल नहीं है। ना हम उन लोगों में से जो हम यू टर्न को जेन्युइन और जायज समझते हैं, हम समझते हैं कि जो हमने बात बोली वो हक पर है और हक पर खड़े होने की। आप अली भाई अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो हमने हक और सच उस वक्त बोला जब 2000 में सारी एमकेएम भी ऑपरेशनल थी, सारे यूनिट और सेक्टर ऑफिसेज भी ऑपरेशनल थे, भाई साहब वहां से खिताब करते थे, सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी। उस वक्त हमने सच बोला, जब उस वक्त नहीं करे तो आज के दौर में कहां डरते हैं? हम आज भी सच बोलते हैं और आज भी लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करते हैं एट एनी कॉस्ट। चले ठीक है, जरा महफूज भाई इस पर भी बता दें सर, इतना मतलब हकगोई का जो सही मानों में कॉन्फिडेंस है वो आप लोग भी तो पैदा करें सर। ये सारी चीजें जो है वो पीएसपी नहीं रखी हुई अपने पास हो रही है और हमारी जमात ने इस पे बाकायदा स्टैंड लिया है, मुख्तलिफ इश्यूज पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपने मौक़िफ़ की वजाहत की है और उसमें हमारे जो वज़रा हैं, जी जी, खासतौर से अमीनुल हक भाई ने अभी जो कन्वेंशन हुआ था खवातीन का, उसमें तमाम चीजों की वजाहत की है और इस शहर में होने वाले तरक्याती कामों के सिलसिले में पीटीआई की हुकूमत में हम हमेशा मुतालबा करते रहे हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं सर्कुलर रेलवे फौरन चले, ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ये बेहतर हो, सड़कें बेहतर हो। वो अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत करती है तो उनके पास फंड्स हैं, वरना अभी इस बल्दियाती इंतखाबात में अवाम दोबारा में मुंतखब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इन्हीं तमाम चीजों वसाइल को सामने रखकर आम आदमी के लिए
रोजगार भी फराहम करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी देंगे। ठीक है महफूज भाई, सड़कें भी बिल्कुल आपका बनवाएंगे पॉइंट आ गया और सर नालों कि की बल्दियाती सफाई का इंतखाबात भी आप लोग काम ही जीतने वाले हैं। सर बहुत शुक्रिया, महफूज यार खान एडवोकेट साहब एमकेएम पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद थे। सफान भाई क्या कहना पसंद करेंगे सर? वो तो कह रहे हैं कि हुकूमत में रहते हुए जो है वो तभी हम कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, वरना सही मानों में पाकिस्तान हाउस वाला हाल हो जाएगा। भैया इनको मैं ये समझा देता हूँ, सिर्फ एक बात कह देता हूँ कंक्लूसिवली कि ये मुतालबा कर रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं। भाई इनको कोई जाकर ये बताओ कि ये नींद से उठे, ये गवर्नमेंट है, ये मुतालबा नहीं करेंगे, ये मुतालबात पे अमल दरामद कराएंगे। मुझे नहीं पता ये इनके मसल में पता नहीं इसका क्या स्टाइल इस वक्त हो गया। ये अब जाहिर सी बात है अपने असाबी शायद कंप्लीटली खो चुकी है। और जहां तक ये सीटें जीतने की बात कर रहे हैं तो ये किस हद तक आपस में सुकड़ कर ये एनकेएम रह गई है। इसको 3 लोग चला रहे हैं इस वक्त एनकेएम को, अब वो 3 लोग भी किस वक्त चला रहे हैं और वो किस भी बंदर बाट में फंसे हुए। ये इनका शिराजा बहुत सारा बिखर चुका है और बचा कुछ बिखर जाएगा। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कमाल है कि हक जो है ना वो हक रह जाता है और बातिल मिट जाता है। तो बस ये बल्कि शेर यहाँ आप भी देख रहे हैं सर मौजूदा हाल के अंदर, इसी कराची के अंदर जो लावारिस कराची है, जहां इतने मसाइल हैं, फुटेजेस देख देख के सर आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी कराची के अंदर सर बातिल 7 सीटें लेके बैठा हुआ है और जो हकगोई कर रहे हैं उनके पास एक भी नहीं है। देखिए अली भाई बात ये बिगर थिंग्स टेक टाइम। देखिए ये हमें आपको समझना है कि देखिए हमारा मौकफ हम फर्स्ट डे जब आए, आप जिस NA 249 से हमने इलेक्शन लड़ा वहां पर हमारे 1500 वोट थे। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि हम 9,500 वोट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंक्रीज ऑफ बाय परसेंटेज वाइज पाक ज़मीन पार्टी के पास था। तो जाहिर सी बात है लोग नैरेटिव एब्जॉर्ब करने में टाइम लेते। वो वक्त हम लग रहा है एक फेस में हम इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी फॉर श्योर इंशाल्लाह ताला। तो सर ये भी बता देना सर, ये मसाइल का हल, अगर ये मसाइल का हल आपके पास मौजूद है सर तो हुकूमतें मौजूद हैं। अगर आप वाकई एक अच्छी कॉम्पिटेंट सियासी जमात है सर तो पाकिस्तान हाउस में आज इतना सन्नाटा क्यों है? नहीं आप अली भाई मुझे नहीं पता ये आप किससे जाके पाकिस्तान हाउस की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आप मुझसे पाकिस्तान हाउस की इंफॉर्मेशन ले। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान हाउस में तमाम डिस्ट्रिक्ट भी ऑपरेशनल है, टाउन ऑफिसेस ऑपरेशनल है, पूरे कराची के अंदर हमारे शोबेजात ऑपरेशनल है। आज भी हम किसी तहरीक की कॉल देते हैं, किसी एहतिजाज की कॉल देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मंजर देखते हैं कि सारे कराची वाले उसको देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा कराची चले सूबाई हुकूमत का भी मौक़िफ़ इस पर बनता है। शहजाद जिलानी साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, फॉर्मूले के ऊपर बात हो रही है सर कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का फॉर्मूला कितना दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि नाकदीन अभी भी तनकीद कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली भाई, आपने एक बात की है कि जी तजुर्बा कैसा रहा। मैं ये कहूँगा कि अभी जो मिर्जा वहाब साहब है, बैरिस्टर मिर्जा वहाब साहब, उनको अभी लगे जो है महीना भी नहीं हुआ है। उनको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। वो प्रोएक्टिव है, कराची के बेटे हैं। कराची में अगर हम ये इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कि जी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसका फायदा शहर कराची को ही होगा। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहली वजह यह है कि ये जो ब्रिज को जो है गैप जो है उसको ब्रिज करेंगे, जो सूबाई हुकूमत और शहर कराची के जो KMC है और दीगर उसके मातहत इदारे जो हैं उसके बीच में मसाइल को समझने में काफी हद तक जो है वो बेहतरी होगी। इसके अलावा जो एक स्ट्रीमलाइन जो होता है, जो वर्क फ्लो जो है उसको स्मूथ लाइन करने में बड़ी आसानी होगी। अच्छा, तीसरी जो बात है वो ये कि जो प्रायोरिटीज एडमिनिस्ट्रेटर ने बताई थी कराची के अवाम को जब वो अपॉइंट हुए, उसमें ये था कि गार्बेज का था, वेस्ट डिस्पोजल था, जो वाटर सप्लाई की जो स्कीम्स हैं उसके हवाले से बात की उन्होंने, सफाई सुथराई, और इसके अलावा जो है कराची का जो मास ट्रांजिट है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके हवाले से उन्होंने बात की थी। अगर आप देखें कि कराची शहर में पहले बारिश होती थी तो पानी जो है कितना जो है वो रोडों पर जमा हो जाता था, सड़कों पर, और काफी दिक्कत पेश आती थी। आज कराची में जो बारिश हुई है, आप देखें वो प्रोएक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटर मुख्तलिफ जो इलाकों के उन्होंने दौरे किए और उन्होंने पूरी मशीनरी को जो है वो अलर्ट रखा। और 2 दिन पहले उन्होंने मीटिंग्स की और जो छुट्टियां थी वो मनसूख कर दी, और उन्होंने सबको कहा कि जी यू हैव टू बी ऑन योर टोज। तो ये एक कमिटमेंट की बात है। और साथ में जो ये लेकिन सफान भाई आपके नाकदीन एक बात कह रहे हैं, शहजाद जिलानी साहब ये भी बताइएगा कि आपके नाकदीन सफान मलिक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने आपसे कुछ देर पहले ये बात की थी कि 12 मिनट की बारिश में ये हाल हो गया सर, अगर ये बारिश जो है वो 12 घंटे हो जाती तो आज मुझे दफ्तर भी कश्ती में बैठ के आना पड़ता। ये तो देखे बात जो है ये तो एक बेजा तनकीद वाली बात है, मुखालफत वाली बात है। अच्छा। मैं डॉक्टर सफान साहब को मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि अभी अगर डॉक्टर सफान साहब की नजरों से न्यूयॉर्क
के जो मनाजर है वो अगर नहीं गुजरे तो वो थोड़ा सा देख ले, गूगल सर्च करें कि इस वक्त न्यूयॉर्क में क्या हालत है। आपने दीगर देखे कि वहाँ पे टेक्सास में जब वहाँ पे बारिश होती है, ज्यादा अगर हो जाती है तो उसमें क्या होता है। ये दुनिया में एक बड़ा एक फिनोमेना है, कॉमन फिनोमेना है कि जब सिलसिला जो है वो जब आपकी जरूरत से ज्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं तो ऑब्वियसली उसमें। लेकिन मैं एक बात मैं आपको हकीकत बयान करूंगा, मैं खामखा की बात को जस्टिफाई नहीं करूंगा, मैं जो हकीकत है उसको मैं बयान करूंगा। हमारे यहाँ बड़ा मसला रहा कि जो नालों पर जो है वो तजावुज़ात और बहुत सारी चीजें थी, लोगों ने कब्जे कर लिए, वहां जाकर नालों को भर दिया, वहां पे डंप हो रही थी चीजें। उसके बाद आपने देखा कि गुज़िश्ता बरस जो कराची के साथ वाकया पेश आया, फिर वो NTMA भी उसमें आया और सारी एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई। उस स्ट्रेटेजी में ज़ाहिर है सिंध हुकूमत जो है वो स्टेक होल्डर मेन है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए कि भाई दोबारा से इस तरह की नौबत ना आए, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कराची में आज जो बारिश हुई है उससे कौन से जो है ऐसा मसला बन गया जहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया या कहीं पे जो है ट्रैफिक मुअत्तल हो गया या खलल आया। जी मेरे हिसाब से मैं आज कराची शहर में घूमता रहा हूँ, मुख्तलिफ इलाकों में गया हूँ, मुझे तो ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आई। बाकी जी कुछ इलाके हैं, पसमानदा इलाके हैं जहाँ पर थोड़े अभी चैलेंजेस हैं, तो थोड़ा सा आप वक्त देंगे, मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि जो मुर्तज़ा वहाब साहब और चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब जो उनकी जो एक इक्वेशन है, तो जरूर आपको बेहतरी नजर आएगी। और जो आने वाला साल है नेक्स्ट ईयर, उसमें अगर इस तरह की बारिशें होती हैं जरूरत से, मतलब जो अमूमन जो उनका जो एक होता है जी जी मीटर से ज्यादा होती है, तो आपको ये सिचुएशन कम से कम फेस नहीं करनी पड़ेगी जो आपको पिछले साल करनी पड़ी। अच्छा तो डॉक्टर साहब के ऊपर मैं जरा आऊंगा इसके ऊपर। जी डॉक्टर साहब से जरा मैं इसके ऊपर कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं दोबारा शहजाद भाई आपकी तरफ आऊंगा। जरा डॉक्टर साहब आप बताइएगा सर, आप तो चश्मा भी नहीं लगाते सर, फिर भी आप लोगों को जो है वो न्यूयॉर्क दिखाई नहीं देता। क्लाइमेट चेंजेस है सर, वहां पर ये हाल हो रहा है, तो ये तो शहर फिर भी पसमानदा है सर, ये शहर तो फिर भी लावारिस है। अली भाई मैं एक मुझे हैरत हुई इनके कंपैरिजन पे। इन्होंने कहीं आप जब ये मुझे गूगल करने का मशवरा दे रहे हैं भाई ये मेरे, तो ये भी जरा गूगल इस्तेमाल करें और ये देखें कि कराची में कितने मिलीलीटर आज बारिश हुई, और जिस न्यूयॉर्क में ये बता रहे हैं स्टॉर्मी सिचुएशन हो गई और पूरा न्यूयॉर्क अगर बह गया, तो जरा गूगल करें कि वहाँ कितनी मिलीलीटर बारिश हुई। तो ये कंपैरिजन बनता नहीं है, पहले तो एक बात हम समझ लें। दूसरी बात मैं इनको ये बताता हूँ कि इन्होंने जो एक बात और बोली कि NDMA के साथ मिलकर सूबाई हुकूमत ने काम किया, तो भाई देखें बारिश का मामला के लिए इतना बड़ा मामला ये बन गया क्या सूबा सिंध के अंदर कि इसके लिए NDMA का आना पड़ जाता है, जरूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आना पड़ जाता है, वजीर आजम साहब का आना पड़ जाता है। क्या सूबाई हुकूमत खुदा ना खास्ता को लंगड़ी लूली हुकूमत कि सूबाई हुकूमत खुद इन इश्यूज को मैनेज नहीं कर पाती, कि बाहर से लोगों को आगे करना पड़ता है और नतीज तब भी मौसूल नहीं होते। दूसरी बात, तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस एडमिनिस्ट्रेटर का इतना जिक्र किया, देखिए हमें किसी के नाम से इशू नहीं है, हमें किसी के भी नाम से कोई मसला नहीं है, हमें मसला है इस सिस्टम से। देखिए आर्टिकल 140A हमें पाबंद करता है इस बात पर कि जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो पाबंद है कि वो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विद इन 3 मंथ वो लोकल बॉडीज इलेक्शन कराए। आप मुर्तजा वहाब साहब को कराची का मेयर ले, लेकिन इलेक्शन करा कर लेकर आए। ये इस तरह कराची को आपने मफतूहा इलाका समझ लिया या आपने कराची पर कब्जा करने की कोई साजिश की हुई है कि अपनी मर्जी के आप लोगों से फंड सारे खर्च कराएंगे। तो ये आप जो बात कर रहे हैं ये है ही गैर आईनी बात है, ये मुतालबा ये बात ही कंप्लीटली गैर आईनी है। आप किसी भी बंदे को लेकर आए, लेकिन बाय मींस लेकर आए आप लोग। चले ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा कंक्लूजन की तरफ बढ़ूंगा। शहजाद भाई आखिर में बता दीजिएगा सर, पूरी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की सर, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि सिंध हुकूमत क्या मतलब इतनी नाअहल है या फिर जो है वो इतनी जो है वो सही मानों में आराम पसंद है कि उसको जो है वो चलाने के लिए या उसके मसाइल हल करने के लिए आर्मी चीफ को आना पड़ता है या DGISI को आना पड़ता है। देखिए वो तो इसको तो मैं जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि वो उस वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। हमारे यहाँ जो है वो मुल्क की तारीख में जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, फौज आती है, अपना किरदार अदा करती है, उनके पास वो रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास वो इक्विपमेंट्स होते हैं, लॉजिस्टिक्स होती है। ये मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं सफवान साहब की एक बात की कि ये मुर्तज़ा वहाब पे कह रहे हैं एतराज नहीं है, तो फिर इनको एतराज किस बात पे है? देखिए सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की जब बात आएगी तो आप बता दें शहर कराची में जब इंतखाबात होते हैं तो वो भी तो सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो मेयर बनते हैं या नाज़िम बनते हैं वो भी सियासी जमातों से उनका ताल्लुक होता है। लेकिन इनका एतराज ये कि बगैर इलेक्शन क्या है, तो भाई जब तक बगैर इलेक्शन, आप मुझे बात बताएं कि जब हुकूमत की मुद्दत पूरी होती है, मोहम्मद अली भाई मेरा आपसे सवाल है, तो जब हुकूमत की मुद्दत पूरी होती है तो क्या निगरान सेटअप नहीं आता? निगरान आता है सर, 100% आता है, उसके बगैर तो काम ही मुमकिन नहीं है। नहीं आता। तो भाई ये निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर आप अगर लगाएंगे और मुर्तज़ा वहाब जैसे आदमी को लगाएंगे तो उसमें क्या बुराई है, क्या मज़ाक़ है? तो ये इसमें
ठीक है, बिल्कुल शहजाद भाई, आपको पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, जबकि पाक सरजमीन पार्टी से डॉक्टर सफान मलिक साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मैं आज खुले दिल से एक ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं कि जी मौजूदा वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा कारनामा अपने नाम कर लिया, और अगर मैं उस कारनामे का जिक्र करता चलूं तो वो कारनामा यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा दौर देख लीजिए, मुस्लिम लीग नून का पूरा दौर देख लीजिए, इन दोनों अदवार का मवाजना करने के बाद तीसरा दौर शुरू होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें उन्होंने मुल्क में कर्जा लेने के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आपको मैं बताता चलूं कि अगर नून लीग में यौमिया कर्जे की बात की जाए तो रोजाना की बुनियाद पर 5.8 अरब रुपए कर्जा लिया गया है, लेकिन अगर मैं मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूं तो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत में 13.2 अरब रुपए जो है वो रोजाना की बुनियाद पर कर्जा लिया जा रहा है, यानी कि तकरीबन दुगना कर्जा, या फिर दुगने से भी ज्यादा अगर मवाजना कर लिया जाए पिछले दौरे हुकूमत का। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं से मैंने राब्ता कायम किया, लेकिन उन्होंने इस पर अपना मौकिफ देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने वाजे किया है कि हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि ये तमाम तर सूरत हाल वफाकी वजारत जाने और वफाकी वज़रा जाने, हमारा क्या लेना देना इस तमाम तर मामले से। मुझे इस बात पर बेसाख्ता हंसी आ रही है कि अगर इसी तरह सूरत हाल रही और इसी तरह मीडिया के नुमाइंदे जो हैं वो उनको मौकिफ लेने के लिए दावत देते रहे कि जी जनाबे वाला बता दें ये तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है, ये तमाम तर सूरत हाल इस मुल्क में है, ये तमाम तर सूरत हाल उस मुल्क के अंदर है जिसके प्राइम मिनिस्टर का मौजूदा नाम, जिस नाम के साथ उन्होंने हल्फ लिया है, वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब तरक्की की बातें कर रहे हैं, दुरुस्त समत की बातें कर रहे हैं। इन एदाद शुमार में कितनी सदाकत है? मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, मुआशी एक्सपर्ट भी हैं, इनसे बात करते हैं। जरा बताइएगा चौधरी साहब, क्या कहना पसंद करेंगे सर, दोनों अदवार का मवाजना कर लिया जाए तो पिछले 3 अदवार के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाली हुकूमत है सर? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई ने जो है वो मजबूरी तौर पे सारे तीनों अदवार से ज्यादा कर्जा ले लिया है, और अब तकरीबन जो है वो 120 बिलियन के करीब जो है वो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट हो चुका है, 120 बिलियन डॉलर के करीब जी। तो ये जो है वो आप ये समझें कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त जो है वो इसका आधा भी नहीं था तकरीबन, ठीक है। तो अब आप ये सोच लें कि पूरे पाकिस्तान तारीख में जो है ना वो इतना कर्जा शायद ही किसी हुकूमत ने लिया हो कि 120-22 बिलियन तक जो है ना इन्होंने वो पहुंचा दिया हमारा एक्सटर्नल डेट। और हम अगर आपकी फर्दर बात करें तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो तकरीबन 85% पे पहुंच चुका है। 85% का मतलब ये है कि हमारी जितनी मजमूई पूरे साल की पैदावार है, यानी हमारे सारे पाकिस्तानी मिलकर जितना काम करते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसके बराबर जो है वो हमारा जो है वो कर्जा है, यानी उसका 85% जी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्जों की क्या बुरी हालात हुई है। और खान साहब की मैंने तस्वीर भी सुनी जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक डेटा जो शेयर किया, तो वो डेटा उन्होंने शेयर किया था 30 जून 2021 तक का, जिसमें पिछले साल की परफॉर्मेंस थी जी। जबकि करंटली जो है वो तकरीबन तमाम इंडिकेटर्स जो है वो नेगेटिव में आ चुके हैं। ये कहते थे जी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है, तो वो जो है वो डेफिसिट में जा चुका है। 2482 मिलियन के करीब जो है वो करंट अकाउंट इस वक्त आपका उसमें है, डेफिसिट में जी। ट्रेड अकाउंट जो है वो आपकी वो डेफिसिट में है तकरीबन 520 बिलियन रुपीस के करीब। आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो 867 बिलियन रुपीस हो चुकी है। एक्सपोर्ट्स आपकी घटकर जो है वो 371 बिलियन हो चुकी है। तो ये वो सारे फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ट्रेड डेफिसिट हो चुका है, बढ़ चुका है, समझे। करंट अकाउंट जिसके आप सरप्लस का बड़ा क्रेडिट लेते थे वो डेफिसिट में जा चुका है। फॉरेन रेमिटेंस का फिगर जो है वो 8000 मिलियन पे आके तकरीबन स्टेटिक हो चुका है, उसमें फर्दर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि पता नहीं कौन सी ये किस किस्म की मुआशी तरक्की है।
तो सर बता देना सर, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा चौधरी साहब के जितने भी लोग आकर जो हैं वो माइक पर तकरीर करते हैं, सामने वज़रा बैठे होते हैं, तालियां बजाने वालों की बड़ी तादाद होती है, उनकी जानिब से जो है वाज़े तौर पर कहा जाता है कि जी समत दुरुस्त है, अब हम बेहतर अंदाज में चल रहे हैं। सर ये बेहतरी किसको कहते हैं, डेफिनेशन नहीं पता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को? वो देखें, अगर आप डेटा की हद तक देखें ना, तो इस वक्त तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इकोनॉमिस्ट भी जो ये कह रहा होगा कि आपका जो डेटा है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है जी। उसकी वजह यह है, कल मेरी डॉक्टर अशफाक साहब से भी बात हो रही थी अपने प्रोग्राम में जी जी। तो उन्होंने तो पूरी जिम्मेदारी डाली है गवर्नर स्टेट बैंक के ऊपर, और मैं खुद जो है ना इसको बताते खुद जो है वो इसको मॉनेटरी पॉलिसी मैटर जो है ना वो ज्यादा है, ये जो सारे इश्यूज आ रहे हैं। अब मुझे एक बात आप बताओ अली भाई, मसला ये है कि एक तरफ आप ये कहते हैं हमारे जो रिजर्व हैं वो 22-23 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुके हैं, ठीक हो गया। अब जब 22-23 बिलियन डॉलर के करीब आपके रिजर्व हैं जो कि हिस्टोरिकल हैं जी, ठीक है ना, तो फिर डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है ये क्यों स्टेट बैंक बढ़ा रहे हैं, किसके लिए बढ़ा रहे हैं? सही। भाई एक चीज आप एक तरफ आप इसको मैं अगर आम आदमी की जुबान में बात करूं तो एक तरफ से ना आप ये कह रहे हो कि मेरे पास 50,000 रुपए पड़े में, ठीक है जी, और दूसरी तरफ ये है कि आपके पास आप बोलो यार मेरे पास तो फलानी चीज खरीदने के पैसे भी नहीं है, तो पैसे भी पड़े हुए भी हैं और है भी नहीं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं, दूसरा आपका डॉलर आपका 166 रुपए पे पहुंच चुका है। ये मेरी समझ से बाहर है भाई, ये इकोनॉमी ना हमने कहीं पढ़ी है ना सुनी है कि रिजर्व भी पड़े में है और एक्सचेंज रेट भी आपका बढ़ रहा है। जी, तो जी। बुट्टे सेकने के लिए रखा हुआ है, वो रिजर्व किस काम के लिए रखा हुआ है भाई? अगर मार्केट में सप्लाई जो है वो डॉलर की कम है तो स्टेट बैंक को चाहिए ना कि थोड़ा बहुत जो है ना वो मार्केट में इंटरवेन करें। अब ये थोड़ी है कि आपने जो है ना वो मार्केट में इंटरवेन नहीं करना है, बेशक डॉलर 200 तक पहुंच जाए, महंगाई आसमान तक पहुंच जाए, इंपोर्ट बिल आपका जो है ना वो पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाए, 800 की इंपोर्ट हो चुकी है, आप मैंने जैसे आपको बताया जी, जी। 800 बिलियन पर मंथ को जो है ना वो क्रॉस कर चुकी है। तो भाई अब आप लोग बस करो, इतना जो है ना वो ना करो, ये जो पॉलिसी लेके चल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो IMF की जो है वो खुश करने वाली पॉलिसी है। IMF जो है ना वो एक क्रेडिट गिविंग इंस्टीट्यूशन है, वो कोई खराती ज़काती या जो है वो कोई खिदमत खल्क वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है, उनका काम है पैसे कमाना। बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, बिल्कुल उनका काम है पैसा कमाना, मॉनेटरी पॉलिसी उनकी जो चल रही है उसके मुताबिक ही पाकिस्तान चल रहा है। ये बिल्कुल आपका बेहतरीन पॉइंट है। दोबारा दोहराता चलूं, कोई एक माशी तज्जियाकार भी बैठकर ये बात नहीं करेगा कि पाकिस्तान के जो माशी अशारिये हैं वो दुरुस्त समत में गामजन हैं या फिर पाकिस्तान की मईशत जो है वो सही ट्रैक पर चल रही है। खुदारा इस पर नजर सानी की जाए। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।